ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना से संबंधित बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो अभी भी जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जो कोरोना होने के बाद भी अभी तक हमसे जुड़ी हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई है या नहीं हुई है? तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी? तीसरी लहर आएगी तब क्या होगा? क्या टीकाकरण उसके लिए काफी है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर संदीप, बहुत ही ज्वलंत सवाल है और अभी भी हम सबके मन में एक सबसे बड़ा जिसे कहते हैं सवाल यही है, कोरोना की तीसरी लहर। शोध क्या कहते हैं और इतिहास क्या कहता है, और इस समय जो वर्तमान में जो स्थिति है देश की, उन सबको अगर जोड़ा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या हम तीसरी लहर का सामना करेंगे और क्या सही तरीके से कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको पहले बताता हूं कि क्या चीजें हैं जो कि ये सूचना देती हैं कि ये थर्ड वेव होगी। तो उसमें मैं पहली चीज बताऊं कि लोगों ने फिर से अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ड्रॉप कर दिया है। और आपने देखा ही होगा कि देहरादून जाने के लिए कितने लोग लाइन लगा के जा रहे हैं और मसूरी, देहरादून की पूरी रोड ट्रैफिक जैम हो गया है और लोगों ने बिल्कुल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एकदम छोड़ दिया है। सब जो है जो समर वाले जो टूरिस्ट स्टेशन है वहां जा रहे हैं। तो एक चीज तो ये हो रही है। दूसरी चीज ये भी है कि सब जगह जहां लॉकडाउन खुला है वहां पे मार्केट्स में भीड़ हो गई है। लोगों ने जो है मास्क वगैरह पहनना सब कुछ छोड़ ही दिया है। तो ये दो चीजें हैं, ये इंडिकेट करता है कि शायद कोरोना का थर्ड वेव आएगा। दूसरी चीज आप ये भी देख रहे हैं कि जब भी इंडिया में वेव आया तो पहले महाराष्ट्र और केरला से शुरू हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब महाराष्ट्र और केरला के नंबर फिर से इंक्रीज होने लगे हैं। तो ये दो चीजें हमारे को इंडिकेशन देती हैं कि शायद कोरोना की एक और वेव, थर्ड वेव आएगी। अब एक दो चीजें हैं जो जिनसे ऐसा लगता है कि शायद वेव अगर आए भी तो बहुत ज्यादा सीवियर ना आए, जैसे कि सेकेंड वेव आई थी जो इतनी ज्यादा तगड़ी वेव ना आए। और वो है चीजें, एक तो नंबर वन तो ये है कि जो हमारा वैक्सीन का प्रोग्राम है वो काफी अच्छा चला है। और अब आपको पता ही होगा कि करीब 38 करोड़ को जो है वैक्सीनेशन के वैक्सीन के डोजेस दिए गए हैं इंडिया में। और काफी सारे एरियाज कवर हुए हैं इस वजह से। और दूसरी चीज ये है कि जब सेकेंड वेव आई थी तो काफी सारे ऐसे एरियाज थे जहां ऑलरेडी इन्फेक्शन जो है हो गया है। और अगर हम देखें तो हमारे एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जहां मैं काम करता हूं, वहां पे एक स्टडी भी करी थी कि उन्होंने ये देखा था कि सीरो प्रिवलेंस देखा था कि 2-3-4 जगह पे, जिसमें दिल्ली भी था और साथ में उड़ीसा था और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का एरिया था। तो उन सब जगहों पे उन्होंने देखा था और ये देखा गया था कि ऑलरेडी करीब 70-75% लोगों में जो सैंपल लिया था उसमें उनको सीरो प्रेवलेंस था। इसका मतलब कि उनको ऑलरेडी कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका था। तो जिसका मतलब ये है कि काफी परसेंटेज जो कि एटलीस्ट अर्बन एरियाज में, जो हमारे शहर वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पे ऑलरेडी काफी कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है या एटलीस्ट एक्सपोजर हो चुका है। तो ये दो चीजें हैं जो हमारे जो भारत सरकार ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के देखरेख में। तो उसके बाद मुझे लगता है कि जरूर कोरोना की वेव पे कुछ फर्क तो पड़ेगा और थर्ड वेव अगर आएगी तो वो थोड़ी सी कमजोर ही होगी। जी, डॉक्टर संदीप, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर ना आने में टीकाकरण की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, टीकाकरण का ये होता है कि अगर आप 70% या जिसको आप कहें 3/4 अगर पॉपुलेशन को
या तो वैक्सीनेशन दे सके या उनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, वो अचीव हो जाती है। तो जिन एरियाज में अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, अगर वहां पे रैपिड वैक्सीनेशन हो जाए और हम 3/4 पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन अचीव कर सके, तो फिर तो थर्ड वेव जो है वो नहीं आ पाएगी। जी डॉक्टर संदीप, दूसरी वेव के बाद देखा गया है कि लोगों में पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स होते हैं, जो दूसरी बीमारियां होती हैं, उससे वो बहुत ज्यादा ग्रसित हो रखे हैं। और ऐसे में ये जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, ये बहुत लंबे अरसे तक, बहुत लंबे वक्त तक चल रखे हैं। अब जब तीसरी वेव का अगर हमें सामना करना पड़ेगा, तो क्या उसमें भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स आएंगे, हो सकते हैं, और अगर होंगे तो हमें अभी से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, मैं हमसे डिस्कस करना चाहूंगा कि ये पोस्ट कोविड जो होती है सिचुएशन, ये क्यों होती है। जी। तो जैसा हम जानते हैं कि वायरस है, तो जब वायरस किसी भी इंसान को ग्रसित करता है तो वायरस पूरे शरीर में फैल सकता है और उससे बीमारी कर सकता है। लेकिन मजेदार बात कोविड में ये है कि बहुत कम प्रतिशत में जो ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है वो वायरस की वजह से होती है। होता यह है कि जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो बॉडी का खुद का एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उसके खिलाफ डेवलप होता है। तो जो बॉडी की खुद की जो रक्षा प्रणाली है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो वायरस के अगेंस्ट एक्ट करती है। और होता ये पाया गया है कि कुछ लोगों में ये कुछ अत्यधिक ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो बहुत ज्यादा जो है एंटीबॉडीज बन जाती है, इंटरल्यूकिन 6 और तरह के जो कुछ जो हमारी रक्षा प्रणाली के जो भाग हैं वो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं और वो खुद अपनी ही जो सेल है या जो अपने ही कोश है उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। यही चीज होती है निमोनिया के केस में। निमोनिया में भी यही होता है कि खुद की ऑटो एंटीबॉडीज जो होती है, ऑटो इम्यूनिटी होती है, या जो खुद की इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है जिसको हम कहते हैं, तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज्यादा नुकसान करता है वायरस के बनस्पत। जी। अब होता यह है कि वायरस का तो हम इलाज कर लेते हैं, वो हफ्ते भर में ठीक भी हो जाता है। जी। लेकिन जो ये एक्टिवेट कर दिया है, जो उत्तेजित कर देता है ये हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन, ये लंबे समय तक परसिस्ट कर सकता है और ये समय के साथ बीमारियां कर सकता है। तो वही प्रॉब्लम है कि जो कोविड इन्फेक्शन में भी ज्यादा डेथ या ज्यादा खतरनाक बीमारी वायरस से नहीं हो रही, बल्कि वायरस के अगेंस्ट जो हम रिस्पॉन्स या जो हमारी रक्षा प्रणाली है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाती है, वो ज्यादा नुकसान कर रही है। और यही जो चीज है ये परसिस्ट करती है, 3 महीने तक भी कर सकती है, कुछ लोगों में 6 महीने तक भी कर सकती है। और तो उस वजह से ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन इस पीरियड में होते रहते हैं। जी। डॉक्टर, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो अब देखा जा रहा है, अमूमन लोगों की छाती में दर्द हो जाता है और वो काफी लंबे समय तक प्रोसेस करता है, फिर वो डरने शुरू हो जाते हैं, कहीं लगता है कि उन्हें कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। ऐसे में कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन सी सावधानियां जो है हमें बरतनी चाहिए? जी, देखिए, ऐसा जैसा मैंने आपको बताया कि अब लोग सोचते हैं वायरस खत्म हो गया, हमारा जो RT-PCR नेगेटिव हो गया, इसका मतलब हमारा ट्रीटमेंट हो गया, हम पूरी तरह से अब ठीक हो गए। लेकिन ये जो सोचना ये एक भ्रांति है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वायरस से तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पर वायरस के जो अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्स होता है, जो हमारी रक्षा प्रणाली जो होती है अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है, वो प्रॉब्लम कर रही होती है और वो कंटिन्यू करती रहती है। तो उसमें जो पाया गया है कॉमनली वो ये करती है कि जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो हमारी जो नसें हैं, जो खून की नसें हैं, उनमें ये ज्यादा उत्तेजना कर देती है और उसमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी हो जाती है। इसीलिए यह देखा गया है कि कोविड तो ठीक हो गया, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर बाद किसी को हार्ट अटैक भी हो जाता है, क्योंकि वो जो क्लॉट है वो हार्ट की नसों में बन जाता है। ऐसे ही ब्रेन में भी हो सकता है, ऐसे ही और जगह पे भी हो सकता है। तो ये होता सिर्फ इसलिए है कि वायरस तो चला गया, लेकिन जो अत्यधिक उत्तेजना उसने पैदा की, वो उत्तेजना जो है वो रक्त की जो हमारी नसें हैं उनमें अभी भी मौजूद है। कभी कभी हार्ट को डायरेक्ट भी इफेक्ट कर लेता है, और जिसमें कि हम कहते हैं कि हार्ट के एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं मायोकार्डाइटिस, जिसमें हार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और हार्ट इवन फेल भी हो सकता है। तो मतलब हार्ट का फेल भी हो सकता है, तो ये भी कर सकता है।
उसके अलावा यही चीजें जो है और शरीर के पार्ट में भी हो जाती हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे कोविड के पेशेंट बताएंगे कि हमको रात में ठीक से नींद नहीं आती, हमारे को जो है मेंटल क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि वो ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। वैसे ही वो किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है और किडनी का भी नुकसान कर सकता है, कभी कभी किडनी फेलियर तक कर सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हम मोस्टली कहते हैं, और वो होती सिर्फ इसी वजह से है कि जो हमारी रक्षा प्रणाली जो है अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है और इन्फ्लेमेशन जो है पूरी बॉडी में फैल जाता है, और वो इन्फेक्शन जो है वो के साथ में खत्म नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक परसिस्ट करता रहता है। तो ध्यान जो रखना चाहिए, जो आपका सवाल था वो ये था कि ये पहली बात तो सावधानी रखनी चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि अब हमारा जो RT-PCR नेगेटिव हो गया, कोविड नेगेटिव हो गया, तो अब हम ठीक हो गए, ये नहीं मानना चाहिए। आपको कम से कम जो है 3 महीने तक तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं, सोचते हैं कोविड हो गया अब हम ठीक हो गए, और वो पता चलता है हफ्ते 10 दिन में ही अपनी एक्सरसाइज वापस शुरू कर देते हैं और जिम भी जाने लग जाते हैं। तो वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अभी जो है पोस्ट कोविड वाला जो उत्तेजना है वो खत्म नहीं हुई है, और आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट में और तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर यहाँ पे ज्यादा इसका शक होता है कि हमारे को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, तो कोई टेस्ट होते हैं जो कि कराए जा सकते हैं, जैसे D-डाइमर टेस्ट होता है, वो करके देखा जा सकता है। CRP एक टेस्ट होता है, वो देखा जा सकता है। कभी कभार आपको अगर हार्ट में ज्यादा शक होता है तो इकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट होता है, वो करके देख लिया जाता है। जी धन्यवाद डॉक्टर, इस पे हम आगे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं, दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। जैसे कि हम देखते हैं कि टीका लगाने के लिए लोग नेगेटिव माइंड से सोचते हैं कि हम कुछ लोग को मैंने सुना है, देखा है कि कहते हैं कि हम ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो हम टीका लगाएंगे तो हमारे को कुछ ना कुछ रिएक्शन ना हो जाए, कुछ ऐसी बात ना हो जाए। आप कृपा करके इनके ऊपर भी इस बात पे थोड़ा इन लोगों को गाइड करिए कि अगर आप लोग इस बुरी आदत से ग्रस्त हैं फिर भी आप टीका लगाएं, इसके लिए आप फायदेमंद है कि नहीं है, इसके ऊपर एक गौर करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे कहते हैं कि हम टीका लगा के आते हैं, हमें बुखार हो जाता है, हमें हाथ में दर्द रहता है, क्या मैंने पिछली बार भी यही बात पूछी थी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने कहा था हम सभी लोगों को ये नहीं कह सकते कि आप दर्द की दवाई या बुखार की दवाई आप पहले ले लें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले अगर ही हम उसको अपने ऊपर दवाई खा लें और दर्द होने से पहले ही अगर हम इसके ऊपर दर्द ना होने दें। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मर्ज होने से पहले अगर उसकी दवा करती जाए तो फिर मर्ज होगा ही नहीं। जी देखिए, मैं पहला सवाल जो इनका अल्कोहल वाला था या जो शराब वाला था वो सवाल पहले ले लेता हूँ। जी देखिए क्या है कि जो लोग अत्यधिक शराब पीते हैं किसी टाइम पे, जिसको कि हम बल्कि कह सकते हैं कि बिंज ड्रिंकिंग करते हैं जी, कि बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं, तो उससे होता ये है कि जो टीके का जो हम देने का पर्पज ये होता है कि हमारे इम्यूनिटी डेवलप हो जाए या एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए वायरस के अगेंस्ट। जो एक्चुअल वायरस का इन्फेक्शन हो तो वो एंटीबॉडी हमको प्रोटेक्ट करे उस वायरस से। ये हमारा पर्पज होता है टीका करने का। तो होता क्या है कि अगर आप अत्यधिक शराब पी लेंगे तो जो एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब जो टीके का जो इफेक्ट आना चाहिए था, जो ऑप्टिमल इफेक्ट था या जो बेस्ट इफेक्ट था, वो नहीं आएगा, बल्कि वो उससे थोड़ा कम आएगा बेस्ट इफेक्ट से। तो कहने का मतलब ये है कि टीका अभी भी बेनिफिशियल तो है, लेकिन उसका और बेनिफिट हो सकता था अगर अत्यधिक शराब नहीं पी जाती। तो ये है बात। तो उससे कोई नुकसान नहीं है, अब जो फायदा होना था टीके से वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बस इतना सा फर्क है। जी। और दूसरा सवाल था इनका कि अगर हम पहले से दवा खा लें तो बुखार ना हो, तो देखिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में अननेसेसरी होगा कि फालतू में दवा खाई, उससे अपने खुद के नुकसान होते हैं। अगर आप कोई फीवर की भी दवा खाते हैं या कोई और दवा खाते हैं, उससे किडनी पे थोड़ा असर पड़ता है। तो अगर बुखार आए तो दवा करें तो ही फायदा है, अगर बुखार आ रहा ही नहीं है तो फिर दवा खाने से क्या फायदा है। जी। ऐसे ही ये जो चीजें हैं, ये थोड़ी बहुत जो चीजें हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसका आसानी से इलाज ना कर सके। अगर कोई ऐसी चीज हो जो कि लाइलाज हो तो जरूरी है कि उसको पहले से प्रिवेंशन कर लिया जाए, पर ये तो माइनर चीज है, सब में होती भी नहीं है, बहुत कम लोगों में होती है।
जिसमें होती है उसी को दवा दें तो ज्यादा फायदा है, सभी खा लें तो। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप दवा पहले से खा लें तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ अगर सिम्टम है वो मास्क हो जाएगा। हम ये भी तो जानना चाहते हैं कि इसका असर क्या हुआ वैक्सीन का, तो वो अगर पहले से दवा खा लेंगे तो वो मास्क भी हो सकता है, वो मिसलीड भी कर सकता है हमें। तो इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि अगर कोई ऐसी सिम्टम डेवलप हो तो आप जो है अपने जो भी डॉक्टर से विचार विमर्श करके और जो एप्रोप्रिएट दवा है वो खा ले, वो बेटर रहेगा। जी, हमारे अगले श्रोता हैं बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक। सुजीत जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हेलो। हाँ सुजीत जी, क्या जानना चाहते हैं सुजीत जी? जी, जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर से पूछना था कि जी कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन होने पर तीसरा लहर कमजोर पड़ सकता है? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि कितने वैक्सीनेशन ऐसे लग जाएंगे, क्वांटिटी कितनी बढ़ा दी जाए कि तीसरी लहर ही कमजोर पड़ जाए? किस चीज की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए? जी, इंजेक्शन की जो हम टीकाकरण कर रहे हैं, कितने लोगों को लगा दिया जाएगी? मैं जैसे आपको बता रहा था कि कितने लोग वायरस के संपर्क में आए, अगर 75% लोग अगर वायरस के संपर्क में आ जाते हैं तो जो है उनको वहां पर उस जगह पे जो है वायरस का स्प्रेड या कोविड का स्प्रेड बहुत हद तक रुक जाएगा या खत्म भी हो सकता है। तो अब दो तरीके से हम वायरस के संपर्क में आ सकते हैं। एक तो है कि खुद इन्फेक्शन ही हो जाए, वो तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि इन्फेक्शन करके आप संपर्क में आए। बेस्ट यही है कि टीका अगर लग जाए तो भी वायरस के संपर्क में आ जाते हैं। और अगर 75% पॉपुलेशन या 3/4 लोग अगर वायरस के संपर्क में आ जाते हैं तो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, वो डेवलप हो जाती है और जो कि वायरस के या जो कोविड के रोकथाम में बहुत मदद कर सकती है। जी, हमारे अगले कॉलर हैं बेंगलुरु से श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी डॉक्टर साहब, और आपको भी। जी नमस्कार। ये कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि आपको कहीं जाना है तो 72 घंटा के अंदर की आपको पास नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तो ये 72 घंटा ही क्यों, कम या ज्यादा क्यों नहीं? दूसरी बात ये, आजकल के होते हैं कि अगर आपको सिनेमा हॉल में जाना है तो आपके पास एक बार टीका लगाया हुआ की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो भाई साहब, टीका लगने के बाद भी तो कोविड हो सकता है, तो फिर टीका की सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? धन्यवाद चाहिए। जी, डॉक्टर, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे की ही मानी जाती है, ऐसा इसमें क्या खास है? देखिए, ऐसा है कि ये जो वायरस है, जैसे आप अगर वायरस के संपर्क में कोई भी इंसान आता है तो एकदम से जो है बीमारी नहीं हो जाती। उसमें क्या होता है कि एक गैप होता है वायरस के संपर्क में आने में और बीमारी होने में। तो वो जो गैप है या जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो करीब एवरेज 72 घंटे का होता है। जी, तो कहने का मतलब ये है कि जो जना 3 दिन से पहले अगर इन्फेक्ट हुआ होगा तो उसमें ऑलरेडी सिम्टम आने के चांसेस ज्यादा है। जी, तो इसलिए आरटीपीसीआर का जो वैलिडिटी है वो 72 आवर्स की होती है या 3 दिन की होती है। हम ये मान के चले जो इंक्यूबेशन पीरियड है, अगर वायरस हुआ है तो वो 3 दिन बाद जो है वो इफेक्ट करना शुरू करेगा बॉडी। हाँ, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, मतलब को पता लग जाएगा कि हाँ इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन वो 3 दिन के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको हो सकता है पता ना लगे। तो वो चीज सिर्फ आरटीपीसीआर से पता लगेगी, जो 3 दिन के अंदर की बात है। जी, डॉक्टर, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सपोज हमने आज आरटीपीसीआर कराया और वो नेगेटिव आता है, तो 3 दिन जो है वो क्या सेफ पीरियड हम मान सकते हैं क्या इनको, या तीसरे दिन के बाद ही उसका असर होना शुरू होगा? अगर आज आपका आरटीपीसीआर अगर नेगेटिव है, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अभी लास्ट 72 आवर्स के अंदर, हाँ, आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। जी, अगर आज हुआ है तो वो तो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाएगा। जी, क्या अगर आज ही इन्फेक्शन हुआ है तो आज ही आरटीपीसीआर कराया जाएगा तो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाएगा क्या? अगर वो प्रॉपर्ली, देखिए बात ये है कि आरटीपीसीआर कैसे करते हैं, आप इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए जी, कि जो वायरस एंटर करता है वो नाक से, गले से एंटर करता है, ठीक है ना? तो या बेसिकली एंट्रेंस तो नाक से ही होती है, फिर वो नाक से फैल के फिर वो नीचे थ्रोट में जाता है, गले में जाता है, फिर वो और नीचे लंग्स में जाता है। तो सबसे पहले तो नाक पे ही उसका आक्रमण होता है। जी,
तो जब हम आरटीपीसीआर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो नाक में हम रुई डाल के, इसको हम स्वाब कहते हैं मेडिकल टर्म में, उससे वो पूरे नाक के एरिया को टच करके देख लेते हैं। अगर उसमें कोई नाक में अगर कोई वायरस आ गया है ऑलरेडी तो वो उसको पकड़ लेगा। लेकिन अभी कहने का मतलब ये है कि अगर वायरस आ गया होगा तो वो पकड़ लेगा, लेकिन हो सकता है वो वायरस बड़ा ना हो, नीचे ना गया हो, लंग्स को नहीं इफेक्ट कर रहा हो, ब्लड में ना गया हो, लेकिन आपकी नाक में आ गया है जी। तो वो जो वायरस है वो आरटीपीसीआर पकड़ लेगा जी। और 3 दिन के बाद तो वो ब्लड में भी चला जाएगा, शायद नीचे लंग में भी चला जाए, तो आपको सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाएंगे, तब तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। ओह जी जी जी। आइए महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र से मिस्टर अरुण हमसे जुड़ चुके हैं। अरुण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, सबको नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। जैसे मैंने 2 डोज ले लिए है सर जी, तो कुछ दिनों बाद तीसरा डोज भी लेना पड़ेगा क्या ऐसे सिचुएशन में, जैसे अभी अल्ट्रा आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, उसके वेरिएंट आ रहे हैं? जी डॉक्टर, ये एक आम सवाल है सभी नागरिकों का, सभी लोग जानना चाहते हैं। जिस तरह से कोरोना के जो वेरिएंट है वो अलग अलग रूप बदल रखे हैं, ऐसे में क्या बूस्टर डोज लेनी होगी क्या? ये तो अभी यही डिस्कशन चल रहा है और ये भी इसको आप कह सकते हैं कि ये बहुत हॉट टॉपिक है। हाँ। अभी तक की जितनी भी स्टडीज हुई थी उसमें ये देखा गया था कि अगर 2 डोज आप ले लें, 2 वैक्सीन की डोज ले लें, जो हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो करीब 60 से 80%, 90% तक इम्यूनिटी आ जाती है ऑलरेडी। तो लेकिन अब क्या है कि क्योंकि वायरस अपना प्ररूप बदल रहा है, वो अपना जो है स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो ये हो सकता है कि जब अगर ऑलरेडी बदल गया है, म्यूटेशन हो गया है वायरस में, तो जो अभी हम सोच रहे हैं कि 60%, 70% इफेक्टिविटी है, वो हो सकता है कम हो जाए। तो उस केस में 3rd डोज से फिर से हम बूस्ट कर सकते हैं इम्यूनिटी को और वो हेल्प कर सकता है। ये चीज अभी डिस्कशन में चल रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है 3rd डोज से बेनिफिट हो। जी, हमारी अगली श्रोता है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी। रिंकी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नवीन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्कार। जी नमस्कार। और डॉक्टर सर के लिए नमस्कार। जी, क्या जानना चाहती हैं रिंकी जी? जी तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब मैं हर बार देखी हूँ तो जो कोरोना है, चाहे वो पहला हो, चाहे दूसरा हो, फिर चाहे तीसरा आने वाला हो, तो फिर वो ठंडी में ही आता है और गर्मी प्रॉपर वो फिर समाप्त हो जाता है। तो क्या ये सब मौसम पे भी आधारित होता है या फिर नहीं? जी डॉक्टर, ये भी एक आम सवाल, बहुत सही सवाल है कि ये जो कोरोना या जो वायरस है, क्या वो तापमान के साथ भी अपना रूप बदलता है या गर्मी में उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है और सर्दियों में उसकी तीव्रता बढ़ जाती है? हाँ, ये सही बात है। कोरोना वायरस जो है वो आप ये समझिए कि एक जो है फैट की झिल्ली से कवर्ड है, जिसको हम लिपिड लेडन वायरस कहते हैं। और गर्मी में क्या होता है कि इसका जो इफेक्ट है वायरस का वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है, क्योंकि उसकी जो सर्वाइवल कम हो जाता है गर्मी में। तो अगर आप 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर अचीव कर लें तो वायरस डेड हो जाता है थोड़ी देर में। और अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो वायरस की जो सर्वाइवल है वो कम होता चला जाता है। तो इसलिए गर्मी के दिनों में वायरस जो है क्योंकि सर्वाइव कम कर पाता है, इसलिए उसका इफेक्ट भी थोड़ा कम हो जाता है। सर्दी के दिनों में उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। आप ये समझ सकते हैं कि जो फैट की झिल्ली है वो पिघल जाती है, तो मतलब सिंपली, तो उससे उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता हैं हरियाणा के हिसार के रहने वाले राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, क्या जानना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार नवीन जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो डॉक्टर साहब से जो ये जानना चाहे कि जिनके शरीर में छाती में पानी बनता है, उनको कोरोना होने का कितना खतरनाक रहता है। और दूसरे डॉक्टर साहब, ये हृदय रोग विशेषज्ञ है, तो जिनको दिल की बीमारी है, जिनकी दिल की धड़कन बढ़ती है या मतलब कोई और जैसे शुगर है, तो उनका भी तो टीका लेने में थोड़ा परहेज करते हैं, तो उनका बारे में भी बताए तो क्या जानकारी है? जी
डॉक्टर जानना चाहते हैं इनकी यकृत थैली जो है उसमें पानी भर जाता है, क्या ये कोरोना से ज्यादा जल्दी अफेक्टेड हो सकते हैं? और दूसरा सवाल है जिनके दिल की धड़कन जो है बढ़ जाती है, दिल के मरीज हैं और शुगर के मरीज हैं, क्या वो भी टीकाकरण कर सकते हैं, टीका ले सकते हैं क्या? हाँ, टीका तो देखिए सबको ही लेना है। अभी बहुत ही कम लोग हैं जिनको कि टीका नहीं प्रिस्क्राइब्ड है। अब एक्सट्रीम केसेस हैं उनको छोड़ सकते हैं हम। टीका हर एक जने को लेना है, और स्पेशली जो लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनको तो टीका लेने से ज्यादा फायदा है, क्योंकि उनका रिस्क कोविड होने का और ज्यादा खतरनाक बीमारी होने का रिस्क हाई होता है जी। तो अगर वो टीका लेते हैं तो उनका रिस्क जो है पहली बात है इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है, और भी ज्यादा जरूरी है कि जो सीवियर डिजीज है, जो खतरनाक बीमारी है या डेथ का रिस्क तो और भी ज्यादा कम होता है ऐसे पेशेंट्स में जिनको कि ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है या शुगर की बीमारी। जी डॉक्टर संदीप, पोस्ट कोरोना के सिम्टम्स के अंदर अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में कहा। ऐसे में कोई भी पेशेंट वो अपने आप को कैसे पहचान करेगा कि उसको थक्का खून का जम सकता है या जम रहा है, या उसको फेफड़ों का कोई और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? ऐसे में वो कैसे अपनी जांच खुद करेगा? देखिए, कुछ वार्निंग साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो कि अगर हो तो फिर इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे अटेंशन लेना चाहिए, जिसमें कि नंबर 1 है कि आपको बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है जी, तो वो जरूरी है कि आप जाके ईसीजी कराएं, डॉक्टर से मिलें। दूसरा ये है कि अगर सांस लेने में घुटन हो रही हो, जिससे सांस ना ले पा रहे हो, तो ये एक दूसरा सिम्टम है, तो जिसमें कि डॉक्टर की राय फौरन लेनी चाहिए। तीसरा चीज है कि अगर कुछ बेहोशी सी छाए और कुछ बहकी बातें अगर कोई करने लगे तो ये एक वार्निंग सिम्टम हो सकता है या वार्निंग साइन हो सकता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रही है और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर अगर आपके होंठ नीले पड़ने लगे तो ये एक और साइन है जिससे कि इमीडिएट डॉक्टर का अटेंशन लेना चाहिए। जी डॉक्टर, ये सब तो बातें हुई कोरोना से बचने के लिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो कोरोना से अपने आप को पूरी तरह से बचा के रख सकें। देखिए, ये बहुत जरूरी आपने सवाल किया, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो है हमारी 2 मुखी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या हमारे को 2 चीजें करनी बहुत जरूरी है। नंबर 1 तो हमको वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, जितनी जल्द से जल्द पॉसिबल हो, और फुल वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, जिसमें कम से कम 2 डोज है, तो वो अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन पे, इंटरवल पे दोनों डोज लेनी चाहिए। तो नंबर 1 तो ये है। लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन लेने से ये नहीं समझना चाहिए कि अब हम पूरी तरह से बच गए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 60 से 80%, 90% तक ही प्रोटेक्शन होता है, 10% को फिर भी हो सकता है। तो दूसरा जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें हमेशा रखना चाहिए वैक्सीन लेने के बाद भी, जिसमें कि है कि हम अगर ऐसी जगह जाएं जहां बहुत सारे लोग हैं तो मास्क पहन लेना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, 2 फीट की डिस्टेंस होना चाहिए, और जो है हाथ वगैरह जो है वो हमको रेगुलर साफ कर लेने चाहिए, या तो साबुन पानी से धोएं अच्छे से या फिर सैनिटाइजर से साफ रखने चाहिए। जी डॉक्टर संदीप मिश्रा, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाएं शांत करने के और सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें कि कोविड स्वास्थ्य के लिए अभी भी खतरा बना हुआ है, इसलिए एहतियाती उपायों में कोई भी कोताही न बरतें। हम लगातार कह रहे हैं, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें, और कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइंस हैं 011-2397-8046 और 1075, इस पर जरूर संपर्क करें। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।